नमस्कार साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक यात्रा, बहुत ही खूबसूरत यात्रा वृतांत सुनाने जा रहा हूं, जिसको कि लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। मतलब यह जो यात्रा वृतांत है डॉक्टर नागेंद्र के तंत्रलोक से यंत्रलोक तक नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी मॉस्को यात्रा का प्रभावशाली वृतांत दिया है। इसमें उन्होंने रूसी वासियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है। तो आइए चलते हैं यात्रा वृतांत की ओर। मेरी मॉस्को यात्रा। 16 अगस्त सन 1967 के दिन लगभग 2:30 बजे अपने नियत समय पर हमारा वायुयान मॉस्को के हवाई अड्डे पर पहुंचा। उतरते हुए विमान से मॉस्को का यह विस्तार और विराट ऐश्वर्य अद्भुत लगा। वहां के विशाल वायुयानों को देखकर पुराने की वह कल्पना साकार हो गई उठी कि आदिम युग में पर्वत भी उड़ा करते थे। इस नगर के वैभव को देखकर मानव के असीम गौरव का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रहता। मॉस्को का रूसी नाम मस्कवा है। सोवियत संघ का सबसे बड़ा शहर है और विश्व के विशालतम नगरों में से एक है। इनका नामकरण मस्कवा नदी के नाम पर हुआ है, जो अब शहर के बीच में होकर बहती है। नगर की आबादी करीब 65 लाख, उस समय 65 लाख, अब तो बढ़ गया होगा। इतिहास लगभग 800 वर्ष पुराना। द्वितीय विश्व युद्ध में मॉस्को की रक्षा सोवियत संघ के लिए केवल राष्ट्रीय सम्मान का वर्ण, जीवन मरण का प्रश्न भी बन गया था। इस रक्षा युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मॉस्को को सबसे बड़ा राजकीय सम्मान मिला। विमान से उतरते ही मैत्री संघ के सदस्यों ने हमारा स्वागत किया। हमारे आवास की व्यवस्था मॉस्को नगर के एक आलीशान होटल में की गई थी, जिसमें से 20 मंजिलें थी। अभिनंदन के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सबसे आकर्षण का केंद्र था पुतलियों का खेल। रूस में पुतलियों का खेल विकसित कला का रूप ले चुका है। उसके संवाद टेप पर अंकित थे, जो साथ साथ सुनाई पड़ते थे। छाया प्रकाश का प्रयोग इतना व्यवस्थित था कि पुतलियों की सूक्ष्म मुद्राएं भी स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। मॉस्को में न जाने कितने ऐसे सिनेमाघर हैं जहां नगर की जनसंख्या का 1% भाग एक साथ बैठकर मनोरंजन कर सकता है। शाम को हम लोग टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध उपन्यास युद्ध और शांति पर आधारित फिल्म के युद्ध के दृश्य देखने गए। इस फिल्म में युद्ध और शांति में वर्णित संग्राम के भयंकर दृश्यों को पूरे विस्तार के साथ अत्यंत यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया था। सिनेमा का एक नया रूप हमने प्रदर्शनी में देखा, जिसमें दर्शक बीच में खड़ा होकर चारों ओर पर्दे पर घूमते हुए दृश्यों का अंग बन जाता है। मैत्री संघ की ओर से गोर्की संग्रहालय और टॉल्स्टॉय संग्रहालय के निरीक्षण करने का मेरे लिए प्रबंध था। गोर्की रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इनकी रचनाओं में मानव मात्र की समानता का चित्रण किया गया है। टॉल्स्टॉय का मुख्य आवास और संग्रहालय यासनाय पोलियाना में है, जो मॉस्को से लगभग 200 किलोमीटर है। रूस में हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, पंजाबी और दक्षिण भारत की भाषाओं के अनेक लेखक नियमित रूप से अनुवाद कार्य करते हैं। एक वर्ष में लगभग 20-25 अच्छे ग्रंथों का अनुवाद पूरा हो जाता है। विश्व की अन्य भाषाओं के ज्ञान विज्ञान के साहित्य का अनुवाद रूसी भाषा में बराबर होता रहता है। एशिया प्रतिष्ठान में एशिया के देशों के साहित्य, इतिहास आदि के अध्ययन तथा शोध का प्रबंध भी है। मॉस्को विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1775 में श्री लोमोनोसोव ने की थी। यह विश्वविद्यालय संसार के सर्वोत्तम शिक्षा केंद्रों में से एक है और उसमें 15 राज्य है और कम से कम उतनी ही भाषाएं, परंतु शासन ने बड़ी आसानी से भाषा की समस्या हल कर ली है। प्रत्येक छात्र अपने राज्य की भाषा के साथ गणराज्य की रूसी भाषा का अध्ययन करता है। उच्च शिक्षा के लिए उसे दोनों में किसी एक को चुनने का अधिकार प्राप्त है। सोवियत संघ के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जीवन का केंद्र क्रेमलिन है। संसद भवन, सचिवालय आदि यही हैं। यही वह प्रसिद्ध लाल चौक, रेड स्क्वायर है, जहां अक्टूबर की महान क्रांति के अवसर पर सोवियत राष्ट्र का विशाल सैनिक प्रदर्शन होता है।
क्रांति के पूर्व रूस के प्राचीन शासकों का राज्यागार यही था। राजभवन के एक भाग में ऐतिहासिक संग्रहालय बन गया है। क्रेमलिन में बड़ी भीड़ थी जो प्रायः नित्य रहती है। लेनिन समाधि क्रेमलिन का हृदय और मॉस्को का पुण्य तीर्थ है। लेनिन की समाधि के भीतर मंदिर का सा वातावरण था, वैसे ही पवित्र, शांति और भौतिक बंधन से मुक्त होने की वैसी ही भावना। मॉस्को में जो कुछ लेखक ने देखा, इनके मन में जो स्पष्ट और स्थायी चित्र अंकित हुए, यहाँ के लोगों का संयत आचरण जिस प्रकार से रहा, उस प्रकार से इन्होंने अपनी मॉस्को यात्रा में वृत्तांत में दिया है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी मॉस्को यात्रा, यह यात्रा वृत्तांत आप लोगों के बहुत पसंद आई होगी। फिर एक नई कहानी रचना लेकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।